आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? So my decision to join civil services to appear for this exam was quite late, I would say. I was just about to enter into my corporate sector profile और तब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा. जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा जिससे मैं देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट वाला कुछ कर पाऊँगी. सेकेंड अटेम्प्ट में आपने अपना सिविल्स क्लियर किया. जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है वो जानना चाहूँगी, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह है कि आपने कोचिंग नहीं ली थी, आपने खुद से सेल्फ स्टडी किया था. हमारे टाइम में कोचिंग उतना ज़्यादा था भी नहीं, प्लस क्या है कि एज अ स्टूडेंट मुझे कोचिंग की आदत नहीं थी. कि ऐसा नहीं था कि मैंने अपने 12th में ली हो या इवन कॉमर्स में भी. कॉमर्स में तो क्या हुआ कि जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसमें जो प्रोफेसर्स की बुक्स पढ़ रहे हो वो प्रोफेसर्स आके क्लास में ही पढ़ा रहे हैं आपको. तो रिक्वायरमेंट ही कभी लगी ही नहीं. एंड CS के एग्ज़ाम में भी आई हार्डली हैड जस्ट एक ICSI NIRC में क्लासेस मैंने, वो भी फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट की ली थी. तो उतना आदत मुझे नहीं था. क्या आपका कोई प्लान बी था? हाँ, मेरा तो प्लान भी था ही. जैसे मैंने इनिशियली बताया कि पापा ने भी सजेस्ट किया और जब मैंने खुद भी इवैल्यूएट किया कि एग्ज़ाम में रिस्क बहुत हाई है, क्योंकि अगर आज का डेटा हम देखें तो 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन का जो लिस्ट है टेंटेटिवली 1000 के आसपास जाता है. और उसमें भी IAS IPS 200 300 400 IRS को मिला के इतना लिस्ट आता है. तो उसमें आपका फिगर आउट करेगा नहीं करेगा ये शॉर्ट तो है नहीं. ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहें उन यंगस्टर्स को जो आपसे इंस्पिरेशन इतना ड्रॉ करते हैं और सोशल मीडिया पे आपको आर्डेंटली फॉलो करते हैं, वो एक ऐसा एक्सक्लूसिव मैसेज क्या होगा आज? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है. मैं हूं स्मृति रस्तोगी. जागरण मंथन के लगभग 120 एपिसोड्स अब पूरे हो चुके हैं और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि आपके सामने कुछ और अच्छा, कुछ और बेहतर, कुछ और नया लेकर के आते रहें. इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं IAS ऑफिसर सोनल गोयल जी. आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. 2008 बैच की IAS ऑफिसर हैं, प्रेजेंटली सेक्रेटरी विद गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा. और एक अभी हाल फिलहाल इन्होंने एक किताब ऑथर की है जिसका नाम है नेशन कॉलिंग होलिस्टिक अप्रोच टू UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. काफ़ी पसंद की जा रही है ये किताब, लेकिन मैं शुरुआत यहीं से करूँगी कि एक सिविल सर्विसेज का जो जर्नी रहती है वो बहुत काफ़ी लोगों से बात हुई तो बहुत ही अलग अलग सबके एक्सपीरियंस है और बहुत ही डिस्टिंक्ट इन अ वे कि किसी के कोई चैलेंजेस कुछ, लेकिन ड्राइविंग फोर्स सबकी एक ही थी कि कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ सोसाइटी के लिए करना है. राइट. आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? आई वुड ऑल्सो ऐड टू दैट कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अलग करना, कुछ डिफरेंट तरीके से करना. और सिविल सर्विसेज मेरा ये कन्विक्शन रहा है, इवन दो मेरे स्कूल के टाइम से मुझे इसके बारे में नहीं पता था. आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट कि जिसको स्कूलिंग के दौरान ही ये आइडिया था मन में कि सिविल सर्विसेज में जाना है. इवन कॉलेज में भी आई वॉज नॉट दैट मच अवेयर अबाउट इट. सो माई decision to join civil services to appear for this exam was quite late, I would say. I was just about to enter into my corporate sector profile और तब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा. जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा जिससे मैं देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट वाला कुछ कर पाऊँगी. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई shifted from the corporate sector and I tried to be in civil services. पापा suggested कि प्लान बी एक लाइफ में रखो कि आपका अगर नहीं क्लियर होता है तो और क्या करोगे, ये एजुकेशन वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तब समाज के लिए आप क्या करोगे. सो आई टुक हिज एडवाइस और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. 2004 में मैंने जून में अपना CS का एग्ज़ाम देके वो फाइनल मैंने कंप्लीट किया. आई बिकेम अ कंपनी सेक्रेटरी. आई टुक ACS मेंबरशिप. मैंने कंपनी सेक्रेटरी की पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट की. मुझे लगा कि एक हायर स्टडीज़ कुछ करनी है, प्लस अपने आप को
क्या है, कुछ एक्सपोजर भी मुझे चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल. I started my law from Delhi University because CS LLB are considered to be good option for the corporate sector. तो ये जो मेरी सारी जर्नी रही है 2004 से 2007 तक, ये सब रहा लाइफ में. और फिर मैंने अपना अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2006 में, प्रीलिम्स मेंस. इंटरव्यू कॉल मुझे नहीं आया, सो बेसिकली आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन एंड दैट वाज द फर्स्ट एवर फेलियर. उससे पहले नंबर कम ज़्यादा तो आए थे बट फेल कभी नहीं हुई थी. और फेलियर भी इस टाइप से रहा कि इतने हायर लेवल पे जाके, जबकि लाइफ की सारी चीज़ें आपको लगता है स्टेक पे है, सो यू डेफिनेटली फील डिजेक्टेड, डिमोटिवेटेड, यू डोंट हैव एनी क्लैरिटी. मेरे साथ भी वैसे ही हुआ. बट देन आई टुक अ ब्रेक फॉर सम टाइम एंड देन आई काइंड ऑफ रीअसेस्ड कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि गलती कहाँ पे रही, क्या कमी रह गई. देन आई gave a commitment to myself कि अब next attempt जो होगा that should be my best attempt. And meanwhile the mark sheets were also announced and mark sheet में देखा कि मेरे GS में नंबर कम थे. GS में नंबर इसलिए कम थे because I was weak in history, geography, polity. Being a commerce student वो टच नहीं था मेरा इतना. तो मैंने उन पे काम किया और I diligently worked on removing my weaknesses. Then I reappeared. 2007 में दोबारा एग्ज़ाम दिया, प्री लिखा, मेंस लिखा, इंटरव्यू कॉल भी आया एंड आई अपीयर्ड फॉर माय इंटरव्यू. एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय माय हार्ड वर्क एंड माय सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स, उनकी वजह से, उन्होंने जो दिन रात मेरे को सपोर्ट किया, उसकी वजह से लिस्ट में नाम भी आया. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 13th इन माय बैच. एंड व्हाट वाज मोर सेटिस्फाइंग वाज दैट व्हेन आई गॉट द मार्क शीट आई कुड सी, आई सॉ दैट मेरे जो मार्क्स थे जनरल स्टडीज़ में, जिसकी वजह से मैं फ़र्स्ट टाइम में फ़ेल हुई थी, दे वर एक्चुअली हायर दैन माई कोर ऑप्शनल्स. सो दैट इज़ अ स्टोरी ऑल्सो विच आई शेयर विद द स्टूडेंट्स व्हेन एवर आई इंटरेक्ट विद देम, दैट आपका जो फेलियर है, ये फेलियर आपको रोकना नहीं चाहिए. आप फेलियर से कैसे सीखते हैं और अपनी गलती को कैसे सुधारते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड अटैम्प्ट में आपने अपना सिविल्स क्लियर किया. जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है वो जानना चाहूँगी, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह है कि आपने कोचिंग नहीं ली थी, आपने खुद से सेल्फ स्टडी किया था. और सेल्फ स्टडी को आजकल भारत में थोड़ा सा उसको अंडर रेट किया जाता है, थोड़ा सा उसको कि आपको कोचिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको अपना साल 2-3 तो ख़राब करने ही पड़ेंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, सोली हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अपना गोल. तो आपका ये जर्नी कैसा था प्रिपरेशन, क्योंकि आपके पास आपका जॉब भी था, आप वो भी पार्ट टाइम कर रही थी, उसके साथ साथ प्रिपरेशन. ये क्योंकि बच्चे ना आजकल क्या होता है, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये चीज़ बड़ा इंस्पायरिंग लगती है कि अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है. तो टेल अस अबाउट दैट पार्ट. स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा तो सेकंड में हुआ, ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करते हैं. सो फ्रेंड्स, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यही है. स्ट्रैटेजी सबकी अलग होती है. मैं अगर अपनी बात करूं तो 2003-04 में मैंने इसके बारे में सोचा, फिर पढ़ाई शुरू करी, और मान लीजिए 2005 से एक्चुअल पढ़ाई मेरी स्टार्ट हुई और 2006 में मैंने इसका अटेम्प्ट दिया था फर्स्ट. हमारे टाइम में कोचिंग उतना ज़्यादा था भी नहीं, प्लस क्या है कि एज अ स्टूडेंट मुझे कोचिंग की आदत नहीं थी. कि ऐसा नहीं था कि मैंने अपने 12th में ली हो, या इवन कॉमर्स में भी. कॉमर्स में तो क्या हुआ कि जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसमें जो प्रोफेसर्स की बुक्स पढ़ रहे हो वो प्रोफेसर्स आके क्लास में ही पढ़ा रहे हैं आपको. तो रिक्वायरमेंट ही कभी लगी ही नहीं. एंड CS के एग्ज़ाम में भी आई हार्डली हैड जस्ट एक ICSI NIRC में क्लासेस मैंने, वो भी फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट की ली थी, तो उतना आदत मुझे नहीं था. बट आई वुड नॉट से कि मैंने एंटायरली कोचिंग नहीं ली. आई टुक कोचिंग बट दैट वाज पार्शियल एंड सिलेक्टिव. मतलब ऐसा नहीं था मेरा कि मैंने पूरा ही किसी का कोई सेंटर में जाके पूरा ही कोर्स कोई मैंने ज्वाइन कर लिया एंड मैं 1 year 2 year मैं एंटायरली कोचिंग पे स्टडी मेरा बेस रहा है, ऐसा नहीं था. इट वॉज मोर ऑफ, आई वुड से, सप्लीमेंटिंग वॉट आई वॉज डूइंग. तो मतलब मेरे जो खुद का जो तैयारी का जो तरीका था वो ऐसे रहता था कि एक बेसिक जो मटेरियल है उसको मैं बेस बना के अपने नोट्स पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहता था. कि आजकल जो बच्चे
कहते हैं कि इतना सारा मटेरियल है, कंफ्यूज भी रहते हैं जब मेरी इंटरेक्शन होती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मैं स्टूडेंट से यही बोलना चाहूँगी कि हर सब्जेक्ट का एक अथॉरिटी बुक है। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो हमें पता ही है कि 6th से 12th है एनसीईआरटी, वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए क्योंकि वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका और जीके का जो चीज़ें हैं, साइंस के भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको वहीं से मिलेंगे। तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर है, आपको डेली 2 पढ़ने ही पढ़ने हैं। कोई कॉम्पिटिटिव मैगजीन एक उठा के रखिए अपने पास में, जिसको आपको मंथली जो आती है सब्सक्रिप्शन या फोर्टनाइटली सब्सक्रिप्शन आती है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरीके से बेसिक तो जो है वो तो करना ही करना है। मुझे जो लगता है सिविल सर्विसेज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन होना या नहीं होना, वो आपका है मेंस के अंदर परफॉर्मेंस। और मेंस के अंदर परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करें, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स आंसर राइटिंग। आपको चाहे जितना मर्जी पता हो, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो अपनी कॉपी में, उसको अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो, जो आपके माइंड में थॉट है, आपके जो थॉट प्रोसेस है, उसको अगर आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो सहज तरीके से, और उसमें कहते हैं ना कि इफेक्टिव नहीं लिख पा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी एस्पिरेंट को अगले साल पेपर देना है जो कि मई में होगा, प्रीलिम्स मई 2026 में, तो अब उसके पास टाइम नहीं है। मैं बोलूँगी 1 साल तो कम से कम पहले से सीरियसली तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो अब आपके पास अगर 1 साल है और आपका प्रीलिम्स है मई 2026 में, वो जनरली 3rd संडे को पड़ता है यूपीएससी, 3rd या 4th संडे, उसके हिसाब से फ्रेंड्स आपके महीने और आपके हफ्ते एटलीस्ट इसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। और ये सीरियस प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप पहले 6 महीने ट्राई कर रहे हो कि हमें क्या पढ़ना है, और आपने जो स्मृति जी अपनी बात में एक चीज़ बोली कि 2-3 साल तो लगेंगे ही, ट्राई करके देखते हैं। ये भी बहुत एक गलत एटीट्यूड बन चुका है कि हम एक बार में तो होगा नहीं, 2-3 अटेम्प्ट तो हम एक्सपीरियंस के लिए ले रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर एग्जांपल कैटेगरी वाइज अलग हैं, जनरल कैंडिडेट के अलग हैं और जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज हैं उनके अलग हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उनको ना टेकन फॉर ग्रांटेड लें। हर अटेम्प्ट को सीरियसली देना ज़रूरी है और हर अटेम्प्ट से आपको एक एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है। उस एक्सपीरियंस को अपनी जो कमियां हैं उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करें। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है, क्योंकि मेरे शो पे डॉक्टर तनु जैन भी आई थी, उनसे भी मैंने यही सवाल किया था कि हर साल लाखों बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और हर किसी की तो ऐसा होता नहीं है, क्लियर नहीं हो पाता है। कुछ फिर अगले साल प्रयास करते हैं, कुछ उसके अगले साल, कुछ को 2nd ईयर में होता है, किसी को 3rd ईयर में होता है, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि ऐसा तबका है जिनका नहीं हो पाता है। तो वो परसेंटेज काफ़ी हाई है और लोग क्योंकि अब 3-4-5 साल लगा देते हैं कि अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर करेंगे, इस साल हम अच्छे से तैयार करते हैं, इस साल अटेम्प्ट नहीं अपना वेस्ट करते हैं। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका एज का फैक्टर आपका आने लग जाता है कि चलिए ठीक है, आप और कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं जिनको आप अपेयर कर सकते हैं, वो आप लिमिटेड, आप अपने लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड सोर्सेज रखते हैं। फिर डिप्रेशन के केसेस बहुत होने लग जाते हैं, अच्छा हमसे ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं क्रैक हो रहा है। उन स्टूडेंट्स के लिए प्लान बी, तो मैं आपसे पहले ये पूछूंगी, क्या आपका कोई प्लान बी था? हाँ, मेरा तो प्लान बी था ही, जैसे मैंने इनिशियली बताया कि पापा ने भी सजेस्ट किया और जब मैंने खुद भी इवैल्यूएट किया कि एग्ज़ाम में रिस्क बहुत हाई है, क्योंकि अगर आज का डेटा हम देखें तो 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन का जो लिस्ट है टेंटेटिवली 1000 के आसपास जाता है, और उसमें भी IAS IPS 200, 300, 400 IRS को मिला के इतना लिस्ट आता है। तो उसमें आपका फिगर आउट करेगा नहीं करेगा ये शॉर्ट तो है नहीं। तो मेरा प्लान भी यही था कि मैं अगर ये नहीं होता सिलेक्शन में भी, जैसे 2nd अटेम्प्ट में हुआ, तो हो सकता है मैं, आई एम नॉट श्योर अभी कि मैं अगला अटेम्प्ट देती या नहीं देती, बट प्लान भी मेरा यही था कि मैं अपना कॉर्पोरेट सेक्टर का जो प्रोफाइल है उसमें फिर मैं आगे बढ़ती, वहाँ पे जॉब जैसे मैं कर रही थी। पहले मैं हीरो होंडा की एक एंसिलरी अंडरटेकिंग थी, उसमें मैंने काम किया, फिर कुशमन एंड वेकफील्ड, वहाँ पे एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैंने काम किया,
गुड़गांव में उनका ऑफिस उस टाइम था, अब मुझे नहीं पता अब कहाँ पे बेस्ड हैं वो। तो वहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल बिल्डअप करती, और जो मेरा एक हमेशा से एक माइंड में रहा कि मुझे समाज के लिए करना है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कोई एनजीओ अपना ज़रूर इस्टेब्लिश करती कि कोई एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ अपना एक संस्था क्रिएट करना, डेवलप करना जो लोगों के लिए काम करे, इंडिपेंडेंटली काम करे। तो वो मेरा प्लान भी था। तो आप ये इस चीज़ पे कितना एम्फसाइज करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपको सोशल मीडिया पे इतना आर्डेंटली फॉलो करते हैं, और मुझे पता है आप टाइम एंड अगेन उनको अपने मोटिवेट करते रहते हैं कि हिम्मत मत हारो, अभी यही आखिरी चीज़ें हैं नहीं, बहुत ज़िंदगी बहुत बड़ी बहुत है, सारी ऑप्शंस बहुत हैं, सारी चीज़ें हैं जी। मैं हमेशा उनको यही गाइड करती हूँ कि हमें मान लीजिए 3-4 अटेम्प्ट कोई विद्यार्थी दे चुका है, तो देखिए आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, एज बढ़ रही है आपकी समाज में जो और जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ेंगी। आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन वो कब तक करेंगे, है ना? वो समाज का प्रेशर भी रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना कि 20s में जो आपके ऊपर एक सेटल होने की एक बात आती है, वो 30s में और ज़्यादा हो जाती है कि फिर ये भी फैक्टर आता है कि मैरिज भी करनी है। एक समाज है, हम उस एक जो मैं बात कह रही हूँ वो ये कहने का प्रयास है मेरा कि एक रियलिटी असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये एग्ज़ाम सही में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम हर चीज़ अपना दाव पे लगा के इस पे बैठे हैं, और क्या कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जिससे हम अपना जो काम करना चाहते हैं उसको कर पाएँ। क्यों मैं ये चीज़ पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर ना इसको, ये मैंने पहले भी इस चीज़ को उठाया था कि पावर से बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, क्योंकि भारत में ना दो चीज़ें बहुत होती हैं। पावर? हाँ, वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में बहुत पावर है, तो हमको ना पावर वाली एक सेटल्ड वेल सेटल्ड नौकरी चाहिए। अच्छा, माँ बाप भी बचपन से यही सपना देखते हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी में। वो कुछ ही स्टेट्स में अब ये सपना भी माँ बाप का रह गया है फ्रैंकली। अब तो पेरेंट्स भी कहते हैं मगर कि आप और लाखों, चीजें देखो। लाखों बच्चे, हजारों बच्चे हर साल दिल्ली आते हैं, कोचिंग सेंटर में अपना अपना एडमिशन लेते हैं, पैसे अच्छे खासे लगाते हैं, बहुत बहुत हाँ, पैसा बहुत लगता इन्वेस्टमेंट है कोचिंग्स में, रहने का बहुत खर्चा है, अपना टाइम लगाते हैं, फैमिली से दूर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपने बोली, मैं स्टूडेंट्स को भी यही गाइड करती हूँ कि पावर के लिए अगर आप आ रहे हो तो दिस इज़ नॉट द प्लेस। पावर के लिए आपको आना है तो फिर यहाँ आपको आने के बाद समझ में आएगी कि लिमिटेशंस कितनी हैं। क्योंकि आप जिस भी कुर्सी पे हैं, मान लीजिए एक IAS ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग में ठीक है आप सब सीखोगे, 1 साल ट्रेनिंग का मिलता है। जैसे ही आपके पास फर्स्ट इंडिपेंडेंट पोस्टिंग आती है एज एन SDM, एज अ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल मेरा करियर शुरू हुआ त्रिपुरा से और मेरी SDM पोस्टिंग थी अम्बासा सब डिवीजन इन डिस्ट्रिक्ट धलाई त्रिपुरा। तो आपको सीखने का मौका तो डेफिनेटली मिलेगा, बट उससे ज़्यादा परफॉर्म करना है। और जो परफॉर्म करोगे उसमें इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, लेजिस्लेशंस हैं जो आपको गवर्न करती हैं। तो इसलिए ये जो पावर, मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जो नोशन है ना, ये नोशन बहुत हद तक मैं इसमें मानती हूँ कि शायद सोशल मीडिया का भी रोल है। हमारे टाइम पे वो इतना ग्लोरिफिकेशन नहीं था। रोल है फिल्मों से, ये दौर शुरू हुआ। फिल्म तो एक्चुअली फिर भी कम है स्मृति जी। बाद अभी सोशल मीडिया पे जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स हैं, जो रही सही कसर थी, वो सोशल मीडिया ने अभी जो जैसे आप खोलेंगे तो आप रील्स देखते हैं। अभी मैं हाल ही में एक रील ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी, जनरली मैं उतना टाइम नहीं लगाती हूँ, आई जस्ट पोस्ट माई थिंग्स एंड जो भी कुछ कमेंट्स आते हैं मैं पढ़ती हूँ, कुछ रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो एक रील ऐसे दिखा रहे थे कि किसी एक IAS ऑफिसर की शादी है और उस शादी में ही आगे और पीछे, मतलब उसका जो काफिला है गाड़ियों का, उसमें 4 गाड़ियाँ आगे और 4 गाड़ियाँ पीछे हैं और लाल बत्ती लगी हुई है। तो ये पूरा झूठा है। किसी ऑफिसर की गाड़ी जो मिलती है एक ही मिलती है, पहली बात तो। दूसरा ये है कि आजकल तो सबको पता होगा, पढ़ते होंगे सब न्यूज़ में कि लाइट्स अलाउड भी नहीं है, तो वो अलाउड्स भी नहीं है। वो कोर्ट ने इसको मना भी कर दिया, एक्सेप्ट इमरजेंसी व्हीकल।
या जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में हूँ उसके अलावा, तो शादी में कौन से ऐसे वाहन हैं जो कि ये दिखाना चाह रहे हैं। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन है, इट इज़ लीडिंग टू फॉल्स एक्सपेक्टेशन। तो ये झूठी जो दिखाई जा रही है ना, वो भी गलत है। तो बच्चों से मेरी यही, एस्पिरेंट से यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आपका रीज़न अगर पावर को डिराइव करना है या आपको लगता है कि अथॉरिटी मिलेगी, तो प्लीज़ डोंट कम फॉर दैट रीज़न। उसके लिए आप, आई वुड नॉट हेजिटेट इन सेइंग, आप पॉलिटिक्स में जाइए, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि डिसीजन एक ऑफिसर का ना होके डिसीजन उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ही होता है। मैंने अपने 16 साल की मेरी सर्विस हो चुकी है, जो भी मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, कोई आपको नया चेंज लाना है, कोई नई पॉलिसी आई है, गवर्न क्या करता है, स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट। तो रियल पावर तो फिर वही हुई ना। ऑफ कोर्स आपके पास पावर है टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। आपको जो एक पूरा पैराफर्नेलिया दिया गया है, आपको स्टाफ दिया गया है, आपको आपके नीचे ऑफिसर्स होंगे, आपके बीडीओज हैं, आपके रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, उनको अच्छा काम करने के लिए आप इंस्पायर करो। दैट इज़ योर पावर। यू इंस्पायर योर स्टाफ, योर टीम, कि वो जो टीम है, जो इंटेंशन है उस पॉलिसी की, उस प्रोग्राम की, उसको लोगों तक पहुंचाएं। वो आपकी पावर एंड अथॉरिटी है। आप सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा एक कंटेंट जनरेट करके देती हैं, बहुत गाइडिंग मटेरियल रहता है। अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूं तो पिछले 5-6 सालों में सोशल मीडिया, खासकर कोविड के टाइम से जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इम्पेक्ट हुआ है, कितना आपको लगता है ये पावरफुल मीडियम आने वाले समय में हो सकता है? क्योंकि किताबों का अपना एक अलग एक इम्पोर्टेंस है, वहीं पर सोशल मीडिया पर अब इतनी चीज़ें, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान अवेलेबल है। ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं हम सोशल मीडिया से रिसर्च कर लेंगे, हमको किताबों का जिस्ट मिल जाएगा, हम उसमें से निकाल करके पढ़ लेंगे, हमको जो मेन जो किताबें, जो ड्रिल रहता था पहले की किताबें पढ़ने का, वो ख़त्म हो जाएगा। आपको ठीक लगता है या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में यही एक पावरफुल मीडियम रह जाएगा? देखिए, किसी भी चीज़ का ड्यूअल इम्पैक्ट होता है, एंड सोशल मीडिया ऑल्सो इज़, आई वुड से, अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, जो हम एक कॉमन पार्लेंस में बोल भी रहे हैं, अब इसके बारे में डिस्कशन भी हो रहा है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, मोटिवेशनल कंटेंट भी है। मेरा भी सोशल मीडिया में जो प्रेजेंस है, वो लोगों ने जो मैं पोस्ट करती हूँ उसको वो अप्रिशिएट करते हैं। शायद बच्चे उससे कुछ ना कुछ अपने आप को रिकग्नाइज कर पाते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, उसकी तैयारी से रिलेटेड कंटेंट मैंने ज़्यादा डाला। अब जो है मैंने उसको शिफ्ट किया है लाइफ स्किल्स के ऊपर, कि सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, अगर आप और भी चीज़ें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या इन जनरल लाइफ में अच्छा करना चाह रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, फेलियर को कैसे फेस करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि शायद इन्फॉर्मेशन जो नेगेटिव है ना, वो भी बहुत ज़्यादा आ गई है। हेट प्रोपोगेंडा फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो हेट प्रोपोगेंडा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही साथ एक चीज़ जो मुझे एज अ मदर, एज अ फीमेल, जो मुझे बॉदर करती है अब, कि जब हम अपनी उस कॉलेज के टाइम में थे तो हमारे लिए वर्ड पॉर्न या पोर्नोग्राफी एक बैन था। मोबाइल तो था ही नहीं, तो हमें पता भी नहीं था कि कैसे देखना है, और अगर कहीं पे बात भी होती थी तो वी वुड हेजिटेट इन इवन टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन आज आप देखो, इंस्टाग्राम खोलोगे और एल्गोरिदम ऐसा बिल्डअप हो गया है कि आपको ऑलमोस्ट नेकेड रील्स, एंड इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो उससे फीमेल्स बना रही हैं कि आप उससे मेल्स बना रहे हैं। ऐसा कंटेंट है जिसमें आपको कोई वो वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्विटर पे भी लोग ऐसे भद्दे और ऐसे घटिया किस्म के जो वीडियोस डालते हैं, और कुछ भी हैंडल का नाम लिख के, और उसमें आप नंबर ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स देखिए, मिलियंस में पता चलती है ना लोगों की, मिलियंस में है कि किस तरीके से ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। तो ये खतरनाक है। बिल्कुल।
ये खतरनाक है। एंड एज अ मदर मुझे चिंता होती है कि मेरी बेटी अभी 8th में है, बेटा अभी 2nd में है। जब वो और थोड़े बड़े होंगे, जब उनको इंडिपेंडेंट मोबाइल फ़ोन हमें देना पड़ेगा, तो क्या कंटेंट मिलेगा उनको? कैसे रोकें इन सब चीज़ों को? ठीक है, सोसाइटी है, लॉज हैं, रूल्स हैं, हमारा आईटी एक्ट है, बट क्या सब जगह हमें ये पुलिसिंग की आवश्यकता है? क्या हमें साइबर पुलिसिंग की आवश्यकता है? क्या हम एज अ सिटीज़न, अगर उस ऐसे भद्दे वीडियो के अगर मिलियंस में व्यूज़ हैं, कौन लोग हैं जो देख रहे हैं? तो हम में से ही लोग हैं ना, और उसको शेयर कर रहे हैं, मैसेंजर पे भेज रहे हैं, हम उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। तो एक तो बात ये है सोशल मीडिया की कि ये हमारे दिमाग में नेगेटिव कंटेंट भर रहा है, और ये एल्गोरिदम ऐसे बिल्डअप हो रहा है कि क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है इसलिए ये बन रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, तभी तो कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए वो लोग बना रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली बिल्डिंग देयर पॉकेट्स। मैं हमेशा इसको स्लो पॉइजन कहती हूँ इस कंटेंट को। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह के मजाक आप, चलिए ये तो आपने एक पॉर्न कंटेंट की बात बताई, सॉफ्ट पॉर्न जिसको कहा जा रहा है, बाकी ऐसे मजाक हो रहे हैं, ऐसे जोक्स, जिसको डार्क ह्यूमर कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। डार्क ह्यूमर इज नो ह्यूमर, इट्स ह्यूमर और वल्गैरिटी, देयर इज वेरी थिन लाइन। मुझे डार्क ह्यूमर की समझ मुझे नहीं है अभी तक। इट सीम्स कि इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल, क्योंकि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, कि लोग कुछ भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर रहे हैं जो एटलीस्ट मेरी वोकैबुलरी में तो हमने कभी अपने बचपन में या हमने अपनी उस युवा अवस्था में नहीं सुने। आपको लगता है सोनल जी कि कोई ऐसा रिफॉर्म आना चाहिए देश में? डेफिनेटली, आई तो कीप राइटिंग ऑन दिस। मैंने कुछ दिनों पहले 2-3 लगातार मैंने पोस्ट किए कि क्यों हम ये सब कंटेंट देख रहे हैं, क्यों रिस्ट्रेंट नहीं है हमारा समाज में, अपने आप को रिस्ट्रेंट क्यों नहीं है। और हर कोई, एक और चीज़ है कि हर कोई इस वक्त कंटेंट क्रिएटर अपने आप को पत्रकार भी कह रहा है। पत्रकारिता, जर्नलिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन। अ गुड जर्नलिस्ट कैन ऑलवेज बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि हम लोग वो पढ़ाई 5W और 1H की पढ़ाई करके और बहुत चीज़ें करके हम यहाँ तक आते हैं। लेकिन कंटेंट का मतलब आप कुछ भी करके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसका वायरलिटी आप चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वायरल तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हमारा वायरलिटी, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमारा वायरलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट है गुड कंटेंट, फैक्ट चेक्ड कंटेंट हम लेकर के। तो लोगों के पास इतना पेशेंस भी नहीं है आई थिंक कि फैक्ट्स को चेक करें। नहीं, वो जो भी आया फॉरवर्ड करेंगे। और जो एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है ब्रेन रॉट का, जो कि अभी हमारे जो टूल्स हैं लाइक चैट जीपीटी बहुत यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि हमारे टाइम में तो चैट जीपीटी नहीं था, और मैं तो आज भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा दिमाग खुद काम करे, मेरा ब्रेन खुद काम करे। तो जो अब रिसर्च स्टडीज़ कह रही हैं कि इतना एडवेंट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टूल्स लाइक चैट जीपीटी, इसकी वजह से हम अपने ब्रेन को रॉट करा रहे हैं। करेक्ट। सो दिस ब्रेन रॉट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। और हर माइंड की जो एक सोचने, समझने और आर्टिकुलेट करने की जो पावर है, क्षमता है, इसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये कब तक हम अलाउ करें, एक ये भी क्वेश्चन है जो हमें सबको एक दूसरे से और खुद से पूछना चाहिए। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये एआई और इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए अपने नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, अपनी अपस्किलिंग के लिए, क्योंकि इसको हम नहीं निकाल सकते। ये तो समझ में आ गई है बात। ये और बड़े स्तर पर आने वाले कुछ सालों में और बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें और इंक्लूड होंगे हमारे डे टू डे लाइफ। इवन गवर्नमेंट इज़ यूजिंग फॉर some of the works and schemes even Correct. government is using, but of course that's not in public domain. आपने एडमिनिस्ट्रेटर का एक बहुत ही प्रभावी रोल इन दी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में बात किया। लोगों के सपोर्ट तो रहा, लेकिन पब्लिक क्रिटिसिज्म को आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अहदे पे रह करके कैसे उसके साथ एडजस्ट किया या उसको इम्बाइब किया, कैसे हैंडल किया? क्या हुआ कभी? कृति जी, मुझे ऐसा कोई बहुत स्टार्क कोई इंसिडेंट नहीं ध्यान में आता कि पब्लिक क्रिटिसिज्म तो देखिए क्या है कि आप कुछ नया सपोज करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई लैंड एक्विजिशन का मैटर है कि वहाँ पे कोई हाईवेज का प्रोजेक्ट है ना, उसमें क्या है कि कुछ घर अफेक्ट हो रहे हैं,
एक प्रोसीजर है कि आपको एलए एक्ट में कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। एडीएम एंड कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, ग्रीवेंसेस सुनते हैं, उसका रिड्रेसल होता है। लेकिन क्या है कि कई बार लोग नहीं मूव करना चाहते हैं। त्रिपुरा में भी ऐसे केसेस हुए, हरियाणा में भी हुए कि लोग नहीं जाना चाहते हैं। अब आप क्या है कि नहीं चाहते हो कि आप फोर्स यूज़ करो, यू ट्राई योर बेस्ट कि कम्युनिकेशन करना है। तो एक तो सबसे बड़ी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं जिनका वो जुरिस्डिक्शन है, एसडीएम है, बीडीओ हैं, एडीएम हैं, जो भी रेवेन्यू एंड डेवलपमेंट मशीनरी है, ज़रूरत होगी तो मेरे जो एसपी रहे डिस्ट्रिक्ट में, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करके कि भाई इस मामले को कैसे हम एग्रीवेट ना होने दें। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि इशू को बड़ा बनने से पहले आप उसको कंट्रोल करें। और उसमें हम ये देखते भी हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बात है उसमें सिर्फ आपका जो ऑफिशियल लाइन ऑफ हायरार्की है सिर्फ वो काम नहीं करता है। कई बार एंड मैक्सिमम टाइम्स आपको इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको यूज़ करने पड़ते हैं कि जो आपके अदर स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल रिलीजियस लीडर्स उस एरिया के पॉलिटिकल लीडर्स, उस एरिया में ऐसे जो भी लोग हैं जिनका प्रभाव है, जिनकी बात लोग सुनते हैं, उनसे डायलॉग कीजिए। वो सब आप करके चलोगे तो समस्याएं कम हो जाती हैं। तो क्रिटिसिज्म तो क्या है कि ऑफिसर का क्रिटिसिज्म नहीं होता है इन जनरल। क्रिटिसिज्म क्या होता है, ग्रीवांस होती है, लोगों की ग्रीवांस है। अगर वो किसी चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं, उनका पूरा हक है। दिस इज़ अ डेमोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर फॉर द पीपल एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी आर बाउंड टू सॉल्व। कई बार वो सॉल्यूशन इमीडिएट नहीं होता है। सुनील जी, जाते जाते अगर ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहें उन यंगस्टर्स को जो आपसे इंस्पिरेशन इतना ड्रॉ करते हैं और सोशल मीडिया पे आपको आर्डेंटली फॉलो करते हैं, वो एक ऐसा एक्सक्लूसिव मैसेज क्या होगा आज? फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव मैसेज मेरा यही है कि कठिनाइयाँ आएंगी, किसी को भी सक्सेस प्लैटर पे सर्व होके नहीं मिलती है। सबके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी और इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम कठिनाई से भागे नहीं, हम उससे डरे नहीं। अभी हाल ही में मैं रामेश्वरम मेरा जाना हुआ, लास्ट ईयर दिसंबर में मैं गई थी। तो वहाँ मुझे ये अवसर मिला कि मैं माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, वो उनका घर मुझे देखने को मुझे मौका मिला। जिस स्कूल में गए वो क्लास 5 तक जहाँ पे अपनी प्राइमरी एजुकेशन करी उन्होंने, वहाँ मैंने जाके विज़िट किया और मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने रिमोट एरिया से कोई व्यक्ति जन्मा हुआ और वहाँ पढ़ा हुआ और राष्ट्रपति लेवल पर गया। और वो राष्ट्रपति बनने के साथ साथ उन्होंने जो अचीवमेंट्स की कि स्पेस में ही लेड द मिशन, उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इट वाज ट्रूली इंस्पिरेशनल। तो क्या उनके जीवन में कठिनाई नहीं आई? ज़रूर आई, बट वो आगे बढ़ते रहे। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी यही है कि आप अपने लक्ष्य को सबसे पहले पहचानिए कि आपको करना क्या है, अपना क्लैरिटी लेके आइए और फिर अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचें। और मैं कुछ पंक्तियाँ श्री अर्जुन सिसोदिया जी की आप सबके लिए ये दोहराना चाहूँगी और ये पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। जब भी मैं सेल्फ डाउट में जाती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, क्या ये ठीक है, तो आई रिमाइंड देम सेल्फ। तो मैं आप सबके लिए रिसाइट करना चाहूँगी कि अपना अपना युद्ध सभी को, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय की शिला लेख पर, और समय की शिला लेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है, और समय की शिला लेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। होता ये युद्ध कभी विराम नहीं है, युद्ध ये होता कभी विराम नहीं है। कौन कहता है कि जीवन एक संग्राम नहीं है अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है। कौन कहता है जीवन एक संग्राम नहीं है। तो फ्रेंड्स, जीवन एक संग्राम है। हमारी
जो क्षमताएं हैं, हमारी क्षमताएं ही हमें आगे लेके जाती रहेंगी। आप अपने आप को पहचानिए, लक्ष्य अपना क्लियर रखिए। जो कहते हैं अर्जुन ने जैसे मछली की आँख पे निशाना साधा, अपने लक्ष्य को पहचानिए और उस पर 100% एफर्ट करते रहिए। सफलता ज़रूर मिलेगी, हो सकता है एक्स के माध्यम से ना मिले, बट वाई के माध्यम से आप ज़रूर पहुँचेंगे। माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सोनल जी। और ये उम्मीद करती हूँ कि जो आज का इंटरव्यू पॉडकास्ट है हमारा, वो तमाम उन यंगस्टर्स को प्रेरित करेगा जो अपनी लाइफ में अभी भी उलझे हुए हैं कि क्या डिसीजन लें क्या ना लें। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी बहुत बड़ा एक युद्ध संग्राम, जैसा अभी बोला ही सोनल जी ने, भारत में ऐसा बनाया हुआ है। तो अपने आप सब कोई अपना अपना रास्ता नेविगेट कर रहा है। लेकिन आज के इस इंटरव्यू के बाद जो भी लोग सुनेंगे उनको आई एम श्योर कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिशा, एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा मिलने वाली है। थैंक यू सो मच सोनल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।